मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। अब जैसा कि हम जानते हैं तीनों चरण के चुनाव हो चुके हैं जो 28, 3 और 7 को संपन्न हुए हैं और जो इसका सबसे ऑथेंटिक और कहिए कि जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 10 नवंबर को आएगा। लेकिन जैसा कि कयास लगाया जाता है और जैसा कि जब हम फील्ड रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं और जब हम वोटरों से बात कर रहे होते हैं, पहले चरण के बाद भी, दूसरे चरण के बाद भी और अब जो फाइनल चरण जो तीसरा था जिसमें 78 सीटों पर चुनाव थे वो सारे के सारे हो गए। तो 243 सीटों पर 122 सीट के लिए लड़ाई है कि कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। क्या नीतीश जी ही रहेंगे या नीतीश जी का वक्त अब, जैसा कि वो खुद बोल रहे हैं कि इसके बाद अब मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा, वो ओवर हो गया, या फिर कोई नया चेहरा नहीं आएगा, कुछ उसी में से गोल मट्ठा जैसा हो जाएगा और एक अजीब किस्म का गठबंधन बाहर आ जाएगा। तो फिलहाल ये नहीं पता, लेकिन जो अभी रिपोर्टिंग आई है, जो अभी विश्लेषण है, उसके हिसाब से कौन जीत रहा है ये सवाल बनता है। तेजस्वी, नीतीश या और कोई, या यही दोनों में से कोई बनने वाले हैं मुख्यमंत्री। तो सवाल ये उठता है कि हम करना क्या चाहते हैं। आज हम यहां बैठे हैं विश्लेषण करने के लिए इन 3 चुनावों का। इस बार मैं आपको अगर बताऊं कि इस बार कहीं से भी बिहार की जनता ने मुद्दे के तौर पर धर्म को, जातियों को और दूसरे इस किस्म के जो ट्रेडिशनल तरीके थे या ट्रेडिशनल कॉजेज होते थे, इश्यूज होते थे, उसको लिया है तो बहुत ही कम कंसिडरेशन में उसको लिया है। इस बार जो मेन मुद्दा रहा, जैसा कि तेजस्वी ने बार बार जोर देकर बेरोजगारी पर, माइग्रेंट मजदूरों पर, गरीबों पर और जो किसानों के जो खासकर आप मिनिमम वेज का जो मामला है, उन सारे मसलों को उठाकर तेजस्वी यादव ने उसको सबके सामने रख दिया है। तो इस बार लड़ाई इश्यूज पर थी, इस बार लड़ाई मसलों पर थी। इस बार बिहार का चुनाव एक वयस्क लोकतंत्र की शैली पर लड़ा गया है और इस बार दुनिया में, और कहिए पूरे देश का तो है ही, लेकिन पूरी दुनिया को बिहार चुनाव ने इस बार बताया है कि असली मुद्दे लोकतंत्र में क्या होते हैं, एक राष्ट्र में क्या होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि कौन इस बार मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। सबसे पहले जो अगर मैं आपको बताऊं कि इन सीट्स में जो आखिरी चुनाव में जहां हुआ, जिसमें सीमांचल की 24 सीटें हैं, जिसमें 4 जिले आते हैं, कटिहार, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें महागठबंधन 80% के आसपास सीट जीत रही है, जैसा कि वहां के वोटरों और स्थानीय लोगों से बातचीत करने पे पता चलता है। अगर आप देखेंगे उसमें तो जो एक माइनॉरिटी की जो आबादी है वहां, वो बहुत ही ज्यादा मैटर करती है और वो बहुत ज्यादा डिसाइसिव होती है। खासकर अगर हम आपको आंकड़ा दें तो किशनगंज में लगभग जो मुस्लिमों की आबादी है वो 70% के आसपास है, अररिया में 42, कटिहार में 43 और पूर्णिया में 38% के आसपास। तो ये कहीं ना कहीं एक डिसाइसिव फैक्टर बनता है। और लोग समझते थे, जैसा कि बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गज और राजनीतिक पंडित बता रहे थे विश्लेषण जब चुनाव से पहले, कि अकेले जो हैं तेजस्वी इस बार इनका सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब मैं आपको रैलियों की संख्या आगे बताऊंगा और जब मैं आपको वो जिसको ताबड़तोड़ रैलियां कहते हैं जो सब ने की, उसमें तेजस्वी ने कितनी जबरदस्त की है। जैसे वो अकेले कमान संभाले थे, एक तरफ सब और एक तरफ तेजस्वी यादव थे। चूंकि उनके साथ लालू प्रसाद यादव का नाम जरूर है, लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव उनके साथ नहीं थे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ये हमें समझना होगा। अगर मैं अब आपको बताऊं तो इस बार जो इश्यूज, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अनएम्प्लॉयमेंट था, बीपीएल पर अनएम्प्लॉयमेंट, आपको मैं बताऊं बिहार बीपीएल के मामले में सबसे नीचे है, अनएम्प्लॉयमेंट में भी सबसे ज्यादा बिहार में ही है। उसके अलावा जो माइग्रेंट्स की समस्या आई वो भी बिहार में हुई। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसे सीट्स जहां आप अगर यादव वोटर्स को देखेंगे तो वो लगभग 143 सीट्स है जिस पर यादव वोटर यहां 10% से ज्यादा है, यानी कि इफेक्टिव वोटर्स हैं। ये एकदम आंकड़ा है, 143 सीट्स ऐसे हैं। उसके बाद 113 सीट्स ऐसे हैं जिस पर मुस्लिम्स के वोट से जो 10% से ज्यादा है वो बहुत मैटर करता है। तो ये हम देख रहे हैं कि एक इस तरह का चल रहा है। उसके बाद मैं आपको एक बात और बताऊं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 83 सीट्स ऐसे हैं जहां पर अगर इन सबों को आप जोड़ दें, जिसमें यादव, मुस्लिम और दूसरे जो सवर्ण हैं या दूसरे जो अलग जाति के लोग हैं, वो सब के सब लगभग 83 सीट पर। तो इस बार जो लोग अक्सर ये समझते थे कि तेजस्वी यादव आरजेडी जो है वो अपने उसी पुरानी लाइन पर, जिसको तथाकथित MY कहते हैं, मुस्लिम यादव समीकरण, इस बार उसमें डबल Y लोग जोड़ रहे हैं, जिसमें एक यूथ भी है। और ये यूथ ने इस बार ताबड़तोड़ वोटिंग्स की है और जाकर वोटिंग्स की है। आप कई जगह देखेंगे तो लोगों ने बाहर से आकर वोटिंग की है, यानी कि वो इस व्यवस्था तय है कि वो इस यथास्थिति को बनाए रखने वाले लोग तो नहीं थे। यथास्थिति को बनाए रखने वाले लोगों में वो जोश नहीं पाया जाता है जो इस बार चेंजेस में दिखाई पड़ा हमें। तो मैं आपको सब चीज जो सबसे जरूरी है इस कैलकुलेशन में एक बात बता दूं कि अगर इन सारी चीजों को आप जोड़ दें तो मेजॉरिटी से ज्यादा सीट्स उनको आने वाला है जिनको मैंने अभी के
इस तरह के पूरे समीकरण में आपको बताया, तो तय है कि इसमें महागठबंधन है और तेजस्वी उसके नेता हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे किस सीट्स को किस पार्टी को कितनी सीट्स आ रही है, वो एक अलग बात है। और मैं आपको इस चीज में एक चीज और जो बता दूं तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एक जानना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैं आपको यहां पर कुछ बताना चाहूंगा कि कैसे अगर हम लोग इसको सवर्ण वोटर्स को देखें, फिर मैं आपको यह भी बता दूंगा कि कैसे पिछले जब एनडीए विदाउट जेडीयू था और जब नीतीश कुमार आरजेडी की तरफ थे, वो महागठबंधन, तो क्या प्रीवियस सिचुएशन क्या थे। तो मैं आपको बताऊं, ब्राह्मण जो हैं वो लगभग 53 सीट पर बिहार में इफेक्टिव हैं और वो इफेक्टिव वोट उनके होते हैं, वहां वो डिसाइसिव फैक्टर हैं। फिर राजपूत आते हैं, वो लगभग 57 सीटों पर हैं। भूमिहार जो खुद एक हाई कास्ट है यहां, जिसको एक सवर्ण कह सकते हैं आप, वो 40 सीटों पर इफेक्टिव है। तो आपको मैं यहां एक बात बता दूं, और अगर आप इनके पूरे ओवरऑल इफेक्ट को देखेंगे तो आपको याद करना होगा कि ये ओवरऑल अगर इन्होंने एक तरफ भी वोट किया है तो वो मैक्सिमम 60 सीट जीत सकते हैं। इस तरह से अगर हम जाति व्यवस्था के हिसाब से देखें तो ये एक, अगर हम ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं है तो ये मानकर चलिए कि हम बिहार की सच्चाई से इनकार कर रहे होते हैं। जाति धर्म मैटर करता है, लेकिन मैंने आपको यह बताया कि इस बार जो कॉजेस जिन पर लड़ाई लड़ी गई है, जिन पर बहस हुई है, उस मामले में डिफरेंसेस हैं। तो मैं आपको एक बात और यहां बताना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सवर्ण है, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, ये जिस तरह ये टोटल जो ये जो प्रभावकारी वोटर्स है वो 60 सीट पर है। अगर ये मिलकर कर देंगे तो 60 सीट इनको आ जाती है। आप देखिए पिछले बार जब नीतीश कुमार भी इनके साथ थे तो बीजेपी को 53 सीट था। ये उस कैलकुलेशन को आपको रिलेट करने में आसानी होगी। अब मैं आपको एक बात और बताऊं कि अगर आप देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 53 सीट थी, उसके बाद अब आते हैं फिर नीतीश जी और जो उनके लोग हैं जो विश्लेषण में हैं, वो कहेंगे कि आपने कुर्मीज और महादलित को कैसे बाहर कर दिया। वो दोनों कुर्मीज जो हैं वो लगभग 21 सीटों पे प्रभावी नजर आते हैं, 21 से आप 23 सीट मान सकते हैं वो प्रभावी नजर आते हैं। उसी तरह से महादलित जो नीतीश जी की देन है वो भी लगभग 26 सीटों पर आपको नजर आएगा कि नहीं, उन्होंने एक ऐसा ये मतलब है कि अगर ये भी वोट डालते हैं तो अगर इन दोनों के वोट को भी आप मिला देते हैं तो 19 सीट इस तरह से उनके पाले में जा सकती है। लेकिन बात हो रही है सरकार बनाने की, बात हो रही है बहुमत को प्राप्त करने की, जो 122 का आंकड़ा है 243 में से। उसके बाद हम लोग आते हैं कि कुशवाहा जो हैं वो भी 40 सीट पर इफेक्टिव हैं, बहुत जबरदस्त, और उनके साथ AIMIM और BSP भी हैं जो मायावती और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। तो उनको भी अगर आप जोड़ दें तो वो भी कोई खास प्रभावकारी नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं कि हमने देखा कि जनता ने इस बार, जो मैंने आपसे कहा कि यहां पर फिर वो फैक्टर काम कर रहा है, जाति धर्म, इस बार लोगों ने एक चेंज को और एक पॉजिटिव चेंज को लाने की कोशिश की है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि डिफरेंसेस हैं और फर्क भी कुछ इस तरह से चलता है। फिर बात होगी एलजेपी को हम नकार नहीं सकते। एलजेपी एक बड़ी पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं, और उसका इंपैक्ट 18 सीटों पर डायरेक्ट नजर आता है बिहार में। लेकिन वो 18 सीटों में जीतती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इस बार जो उसके इलेक्शंस थे, आप उसमें देखिएगा एक चीज, वो बीजेपी के तो साथ थी, आप चिराग पासवान के सीने में मोदी जी थे, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो उनके सीने के किसी भी हिस्से में, किसी भी रग में नीतीश जी नहीं थे। वो नीतीश के बारे में बोलते हैं कि अब हम नीतीश कभी सत्ता पर नहीं बैठेंगे। तो ये बड़ा ही अपने आप में एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं विरोधाभासी है, इसमें एक विडंबना है जो समझने लायक बात है। और इस बार कई पॉलिटिकल पार्टीज इस खेल को, इस भेद को समझने में नाकाम हो गई। उसके बाद अब हम आते हैं कि चलिए ये बातें हो गई, उसके बाद अब महागठबंधन लगभग, अगर आप प्रतिशत में जाएं, पूरे बिहार में होने वाले तीनों चरण को मिलाकर अगर वोटिंग प्रतिशत, तो 40% जो वोटिंग है वो डायरेक्ट महागठबंधन को नजर आ रहा है। एकदम जैसे लग रहा है कि टोटल वोटिंग का मैं आपको बता रहा हूं, जो लगभग आप समझ सकते हैं 56% को अगर एवरेज मान ले, 55% को मान ले, तो 38 से 40 ये एक जा रहा है, जिसको जो ऐसा वोटरों से और वहां के लोगों से बात करने में नजर आई, जहां वोटिंग हुई है, जहां विधानसभा क्षेत्र रहे हैं। उसके बाद अब हम आते हैं कि अब हम इसको किस तरह से जोड़ सकते हैं। तो अब रैलियों पर आइए, फिर बात आती है कि ऐसा कैसे हुआ। ये सफलता एक 31 साल के एक लड़के को, जिसका अपना कोई बहुत चमत्कारिक और प्रभावी, अगर लालू जी होते, लालू प्रसाद यादव जी होते तो बात दूसरी होती, लोग कहते कि, लेकिन इस बार वो मामला नहीं है। इस बार तेजस्वी यादव अकेले हैं। और अगर आप देखेंगे एक चीज गौर से, तो इस बार एक तरफ पूरा एनडीए था, इवन के इस बार नीतीश जी भी उधर ही थे। इधर लालू यादव माइनस में थे, लालू यादव नहीं थे, और तेजस्वी अकेले थे, सबसे बड़ा। तो अब हम रैलीज गिनते हैं।
जो जानना बहुत जरूरी है। स्टार प्रचारक के तौर पे कौन लोग काम आए? सबसे पहले मैं बीजेपी में आपको नित्यानंद राय की, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो कोई बहुत बड़े नेता हैं या उनका कोई बहुत, लेकिन उनकी रैलियां देखकर ये समझ में आ रहा था कि उनको थोड़ा सा जरूर ही प्रमोट किया जा रहा है। तो उन्होंने 200 रैलियां की हैं, 200 सभाओं को संबोधित किया है नित्यानंद राय ने। फिर हम आते हैं सुशील मोदी पर। सुशील मोदी ज्यादा नहीं कर पाए, वो 50 पर निपट कर रह गए। उसके बाद आते हैं संजय जायसवाल, अगर आप उनको जानते हो तो उन्होंने भी लगभग 75 सीटों पर, 75 विधानसभा क्षेत्रों में या कहिए कि सभाओं को संबोधित किया उन्होंने। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से चलकर आ गए, मिथिलांचल वगैरह सब घूम आए और 19 रैलियों का संबोधित कर दिया। और ऐसे ऐसे उन्होंने आपके टॉपिक्स रख दिए, ऐसे ऐसे इश्यूज बता दी जो बिहार की जनता ने इस बार कंसीडर नहीं किया था। यहां पर भी बीजेपी अपनी उसी पुराने ताल में थी, आरजेडी इस बार अपने उस पुराने ताल में कुछ ऐड ऑन करके थी। ये बहुत बड़ा फर्क है, ये विश्लेषण का मेन जो हिस्सा है वो ये है। फिर हम आते हैं, इस बार प्रधानमंत्री भी लगभग 11 से 13-12 के आसपास उनकी रैलियां हुई, जो ताबड़तोड़ रैलियां वो करते हैं। एक आप देख सकते हैं कि राज्य के इलेक्शन में कैसे सब नेता सारा काम छोड़कर यहां आकर बस रैली इसलिए कर रहे हैं किसी तरह हम जीत जाएं। और आपको कई जगह ऐसा लगे, कुछ लोग ऐसा भी कहते हुए मिल रहे हैं, मुझे इस पर बिलीव नहीं है, कि बीजेपी जेडीयू को हरा रही है, वो नहीं पता। लेकिन बीजेपी इतना तय है कि अगर विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी तो बीजेपी उभरेगी। ये मेरा जो अपना विश्लेषण है वो ये कहता है। वो बहुत, अगर ये उसकी मंशा कहीं ना कहीं रही हो कि भाई हम सबसे बड़ी बात, जीतने वाले तो नहीं हैं, वो समझ गए थे ये बात, और नीतीश का वो ऑप्शन अपने पास ढूंढ रहे थे ना कि किसी गठबंधन के स्वरूप में, तो उन्होंने बीजेपी को कम से कम इस चीज में वो कामयाब होते नजर आए। और उन्होंने सबसे ज्यादा जो सीट्स है, कम से कम मैं आपको बताऊंगा आगे कि 15 सीट की बढ़ोतरी उनके प्रीवियस इलेक्शन के दौरान जो बीजेपी को आई थी 53 में, उस लिहाज से लगभग वो 68 को पहुंच रही है, 65 से 68 को पहुंच रही है बीजेपी की सीट। तो चलिए उसके बाद फिर हम आते हैं, राजनाथ सिंह ने भी 24 रैलियां कर डाली। मतलब सोचने की बात है कि इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो इस तरह से कर रहे थे, दूसरे राज्यों से चीफ मिनिस्टर तक आ गए यहां, और यहां एक अकेला तेजस्वी यादव। ये देखने लायक बात थी। लेकिन उनकी जो राजनीतिक व्यस्तता है और जो उनकी मेच्योरिटी इस बार जो डेवलप हुई, या कहिए कि जो फील्ड में नजर आए, जिस तेजस्वी यादव के बारे में लोग कहते थे वो क्या करेंगे, वो नौमी फेल हैं, वो युवराज हैं, जंगल राज के युवराज हैं, लेकिन अभी जैसा लग रहा है कि जनता को उसी कथित जंगल राज में अपना भविष्य नजर आ रहा है। तो अब आते हैं हम, उसके बाद रविशंकर प्रसाद ने भी लगभग 12 रैलियां कर डाली, स्मृति ईरानी तक पहुंच गई और उन्होंने भी 10-12 के आसपास रैलियां की हैं। और ये सिर्फ किसके खिलाफ था? ये पूरी फौज लगी हुई थी महागठबंधन के खिलाफ, और महागठबंधन कहिए तो तेजस्वी यादव के खिलाफ, क्योंकि वही एक ऐसा चेहरा है जो इस तरह से नजर आ रहे थे, चूंकि टारगेट उन्हीं को किया जा रहा था। बार बार कुछ ऐसे टॉपिक्स उठाए जा रहे थे जिससे आप कह सकते हैं, जैसे कि आपको याद होगा कि कई बार ये भी बोल दिया गया कि ये आपको नेशनलिस्ट नहीं बनने देना चाहते हैं, ये आपको राष्ट्रवादी नहीं बनने देना चाहते। बताइए, मतलब देश की एक इतनी बड़ी पार्टी, स्टेट की एक इतनी बड़ी पार्टी जो सीट के मामले में, प्रीवियस इलेक्शन के मामले में सबसे ज्यादा है, उसको ये बता रहे हैं कि वो राष्ट्रवादी नहीं है कुछ भी। तो अब मैं आता हूं आरजेडी की तरफ, तेजस्वी यादव की तरफ। तेजस्वी यादव ने अकेले, बिल्कुल अकेले 251 रैलियां की हैं, और कई बार तो उन्होंने एक दिन में 18, 19, 20 रैलियां कर डाली, और 19 उनका शायद हाईएस्ट रहा है। ये आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, क्या स्फूर्ति, क्या ऊर्जा रही होगी, और पता नहीं कौन सा वो ड्राइविंग फोर्स रहा होगा जो तेजस्वी से ये करवा रहा था। उसके बाद आते हैं, कांग्रेस ने इस बार जबरदस्त स्ट्रेटजी अपनाई है, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। अक्सर लोग कांग्रेस से जो वो नेता होते हैं जो थोड़ा सा ग्लैमरस हैं या फिल्मों से बिलोंग करते हैं, उस टाइप के नेताओं को बुलाया जाता था। इस बार कांग्रेस ने उसको नहीं किया। एक खांटी राजनीतिज्ञ जिनका बिल्कुल सिर्फ राजनीति से वास्ता है, रणदीप सुरजेवाला, उनको कहा कि आप बिहार इलेक्शन को देखिए। उन्होंने भी इसमें 27 रैलियां कर डाली। सोचने लायक बात है। शत्रुघ्न सिन्हा थे, उनके बेटा इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उनसे नहीं कहा कि आप अपना वो ग्लैमर लेकर आइए। नहीं, इस बार कांग्रेस की भी स्ट्रैटेजी बड़ी पॉजिटिव और बड़ी ही प्रैक्टिकल, जिसको आप कह सकते हैं प्रायोगिक, वो लगी। क्योंकि कांग्रेस को एहसास है कहीं ना कहीं कि जहां हम कहीं सबसे बड़ी पार्टी हुआ करते थे, आज हमें कोई कंसीडर नहीं कर रहा है। एक तरह से कम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो नहीं करती। हम तो करते हैं, कोई भी मुक्त भारत हम बनाने का सपना नहीं देखते हैं। बीजेपी मुक्त या लेफ्ट मुक्त या कांग्रेस मुक्त या कोई भी तरह की ऐसी पॉलिटिकल पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन मुक्त हम नहीं देखते हैं। वो किसी भी लोकतंत्र की पहचान नहीं, और खासकर जिस लोकतंत्र को अर्जित किया गया, जो बैठे बिठाए नहीं मिला, जिसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, उस लोकतंत्र के बारे में तो नहीं कह सकते हैं।
अब आते हैं हम लोग चिराग पासवान पर। उन्होंने लगभग 100 रैलियां कर डाली, लेकिन उनका जो था इस बार वो आप कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से डन नहीं था और वो उनका क्लियर नहीं था। वो कभी मतलब एक तरफ आप एनडीए में नरेंद्र मोदी के आपके सीने में रहते हैं हनुमान जी की तरह, लेकिन आप जिनके हनुमान बने हुए थे वो जो राम थे ना, वही आपके थोड़ा इस बार कमजोर पड़ गए। तो नतीजा ये हो गया कि भाई ये असली श्री राम तो थे नहीं, असली हनुमान तो थे नहीं, इनके तो गदा तक प्लास्टिक की नजर आ रही थी और कमजोर नजर आ रही थी हमें। उसके बाद आते हैं कुशवाहा पर। कुशवाहा ने भी लगभग 100 से ज्यादा रैलियां की हैं। एआईएमआईएम ओवैसी पर आते हैं, उन्होंने भी 100 रैलियां कर डाली इस उम्मीद में कि मुझे तो बहरहाल इन लोगों की पॉलिटिक्स अगर आप देखेंगे तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉलिटिक्स की है। इनको पता है कि ये नहीं जीत कर आने वाले हैं, फिर भी इन्होंने अपने कंटेस्टेंट खड़े कर दिए इस उम्मीद में कि जो माइनॉरिटी वोट है वो उनको मिल जाएगा। लेकिन इस बार माइनॉरिटी वोटर्स के मूड से जैसे हमने बात की और हमारी टीम ने जिस तरह का इस बार आप कहते हैं सर्वेक्षण किया या बातचीत जो की है, उसके हिसाब से लग नहीं रहा है कि उधर कोई ये उसको प्रभावित करने में या अट्रैक्ट करने में कहीं कामयाब हो पाए हैं। अब आते हैं ट्रांसफरिंग ऑफ वोट। अब जैसे मैं एग्जाम्पल दूं आपको, मेरे और आपके घर से हो सकता है कोई भी माइग्रेंट वर्कर नहीं होगा। हो सकता है हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को किसी तरह के फॉर्म भरने के बाद एग्जाम नहीं तो एग्जाम ले लिया तो रिजल्ट नहीं, इस तरह की सिचुएशन न देखना पड़ा हो। लेकिन चूंकि वो बिहारी हैं और वो आपके बगल में चाय पीते वक्त, वो आपसे बात करते वक्त फोन पर उनका फ्रस्ट्रेशन, और जब वो बात बोलते हैं तो आपको वो बात जब रिलेट करती है तो आप भी उनके साथ उसी कतार में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है आज हम नहीं है लेकिन कल तो हम हो सकते हैं, हमारी आने वाली जनरेशन हो सकती है। तो इस बार माइग्रेंट वर्कर का जो मुद्दा है वो भी बहुत प्रभावी रहा है। उसकी वजह से शहर के उन लोगों ने के भी वोट्स में फर्क आया है, गांव के उन लोग जो माइग्रेंट वर्कर नहीं थे, तो माइग्रेंट वर्कर का जो रोना था, जो दुख था, वो इस बार बहुत आगे तक गया है। अब सीधा मैं आपको बता दूं एकदम जो सटीक है, अब जो एकदम टू द पॉइंट बात मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी सीट कौन सी पार्टी कितनी सीट जीतने वाली है, जो मेरा अपना विश्लेषण है। तो मैं आपको बताऊं, आरजेडी लगभग अकेले, आरजेडी बोल रहा हूं मैं, महागठबंधन नहीं, मैं सारी पार्टियों को जो प्रमुख पार्टियां हैं उनके बारे में अलग से बताऊंगा। तो आरजेडी कम से कम 90 सीट जीतने जा रही है, 90 प्लस भी हो सकता है लेकिन 90 वो जा रही है जीतने। उसके बाद हम बीजेपी पर आते हैं। बीजेपी ने भी जबरदस्त इस बार तरक्की की है, और मैंने आपसे पहले भी कहा था ये बात कि बीजेपी ने के सीट में कम से कम 13 से 15 सीट का बड़ा जो 53 था, अब वो जाकर हो जाएगा 63 के आसपास। 63, 60 से लेकर 65 तक का मैं आपको बता रहा हूं, 62 से लेकर 65 भी आप कर सकते हैं। कांग्रेस इस बार बहुत बढ़ गई अपने पिछले वाले से बहुत ज्यादा। इस बार कांग्रेस को कुछ वोट कांग्रेस की वजह से भी आ रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि वो महागठबंधन का हिस्सा है इसलिए, नहीं, इस बार कम से कम वो जितने सीट्स उसको दिए गए थे लड़ने के लिए 70 सीट के आसपास, वो उसमें से 35 सीटों पर, 32 से 35 सीटों पर वो जीतने जा रही है। फिर हम आते हैं जेडीयू पर। जेडीयू में आप देखिएगा कि भयानक गिरावट आई है, क्योंकि नीतीश कुमार की जो अपना पर्सोना है, उनका जो अपना व्यक्तित्व है, उसी में गिरावट आई है। उसके कई बार उन फ्रस्ट्रेशन जो है वो उनके चेहरे पर दिखे, उनके स्टेटमेंट में दिखे, उनकी हरकतों में दिखे। तो इस बार आप समझ सकते हैं कि जेडीयू मेरे ख्याल से 33 से 35 सीट के बीच, मतलब कांग्रेस के साथ वो रह जाएगी। एलजेपी भी पिछले बार को अगर आप कंसीडर करें तो मैं अगर कुछ बढ़ाकर भी उनको सीट्स दूं तो वो मैक्सिमम 4 पर जीतने जा रहे हैं, मैक्सिमम 4 पर। मेरा जो अपना ख्याल है, लेफ्ट को इस बार मेरे ख्याल से कम 7 से 9 सीट्स आ रही है। तो मिला जुलाकर महागठबंधन को मैं सिर्फ बहुमत पर नहीं, मैं महागठबंधन को 145 या कहिए तो 140 से 45 सीट दे रहा हूं, जिसमें वो